हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल अभी विजन में। आज हम सभी इंटरनेशनल रिलेशंस के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अप्रोच नियो रियलिज्म यानी नव यथार्थवाद को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस वीडियो के अंतर्गत यह समझने का प्रयास करते हैं कि क्लासिकल रियलिज्म यानी कि शास्त्रीय यथार्थवाद में ऐसी क्या कमियां थी, उसके क्या ड्रॉबैक्स थे, जिसके कारण इंटरनेशनल रिलेशंस के क्षेत्र में नियो रियलिज्म यानी नव यथार्थवाद जैसे उपागम को विकसित किया गया। तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, क्लासिकल रियलिज्म यानी शास्त्रीय यथार्थवाद के अंतर्गत आप देखेंगे कि हैंस जे मोर्गेनथाउ ने शक्ति पर बहुत अधिक बल दिया है और वे सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्याख्या एकमात्र शक्ति पाने की लालसा के आधार पर ही करना चाहते हैं। अधिकांश विद्वान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक ऐसी जटिल प्रक्रिया समझते हैं जिसकी व्याख्या किसी एक तथ्य के आधार पर नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय हित को शक्ति के अतिरिक्त अन्य तत्व जैसे शासन का स्वरूप, जनता का विश्वास और विचार, राज्य की आंतरिक स्थिति भी प्रभावित करते हैं। लेकिन हैंस जे मोर्गेनथाउ ने यथार्थवाद के विश्लेषण में इन सभी तत्वों की उपेक्षा की है और इसी आधार पर हैंस जे मोर्गेनथाउ के यथार्थवादी सिद्धांतों की अनेक आलोचनाएं की गई है। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंतर्गत रॉबर्ट टकर व केनेथ वॉल्ट्स जैसे विद्वान मोर्गेनथाउ को यथार्थवादी नहीं माना है। इनके अनुसार मोर्गेनथाउ यथार्थवाद का विश्लेषण करने के बजाय यथार्थवाद का प्रयोग अपनी पूर्व निर्धारित मान्यताओं को प्रमाणित करने के लिए करते हैं। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वान स्टैनले हॉफमैन के अनुसार मोर्गेनथाउ का जो यथार्थवाद है वो शक्ति अद्वैतवाद का विचार है, यानी कि पावर मोनिज्म का विचार है, क्योंकि मोर्गेनथाउ शक्ति को ही साधन व शक्ति को ही साध्य मानते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि क्लासिकल रियलिज्म यानी शास्त्रीय यथार्थवाद की जो सबसे बड़ी कमी है वो है कि यह शक्ति अद्वैतवाद का विचार है, यानी कि पावर मोनिज्म का आइडिया है, क्योंकि हैंस जे मोर्गेनथाउ पावर पर ही केवल फोकस करते हैं। उनका कहना है कि पावर केवल सैन्य शक्ति होती है, केवल मिलिट्री पावर की बात हैंस जे मोर्गेनथाउ के द्वारा की जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि पावर बहुत सारी होती हैं, जैसे कि इकोनॉमिक पावर, कल्चरल पावर इत्यादि, ये भी पावर के अंतर्गत इंक्लूड की जाती है। तो दोस्तों, इसलिए क्लासिकल रियलिज्म की यह सबसे बड़ी कमी है कि यह एक पावर मोनिज्म यानी शक्ति अद्वैतवाद का विचार है, क्योंकि हैंस जे मोर्गेनथाउ ने पावर को केवल सैन्य शक्ति के रूप में विश्लेषित किया है। ओके, और इसीलिए स्टैनले हॉफमैन ने हैंस जे मोर्गेनथाउ के सिद्धांत को पावर मोनिज्म यानी शक्ति का अद्वैतवाद कहा है। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। लेकिन जब आप देखेंगे कि जो नियो रियलिज्म अप्रोच है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंतर्गत, वो सैनिक शक्ति यानी मिलिट्री पावर के साथ साथ आर्थिक शक्ति, इकोनॉमिक्स पावर और सांस्कृतिक शक्ति, कल्चरल पावर को भी सम्मिलित करते हैं। फ्रेंड्स, दूसरी जो सबसे बड़ी कमी है क्लासिकल रियलिज्म यानी शास्त्रीय यथार्थवाद की, वो ये है कि क्लासिकल रियलिज्म में यह माना गया था कि मानव स्वभाव अपनी सुरक्षा के लिए पावर अर्जित करना चाहता है। इसलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी पावर हेतु यानी शक्ति हेतु संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले ही क्लासिकल
रियलिस्ट थिंकर्स जो हैंस जे मॉर्गेनथॉ हैं वो यह मानकर चल रहे हैं कि मानव स्वभाव ऐसा होता है कि मानव स्वभाव हमेशा शक्ति अर्जित करना चाहता है, शक्ति की लालसा रखता है, और जब आप पहले ही कोई चीज़ मान कर चल रहे हैं तो वो साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक कभी भी नहीं हो सकता। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी हैंस जे मॉर्गेनथॉ के क्लासिकल रियलिज्म की। ओके, तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। और इन्हीं सभी कमियों के कारण नियो रियलिज्म यानी नव यथार्थवाद को अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में विकसित किया गया। और आप देखेंगे कि नियो रियलिज्म के अंतर्गत जो रियलिज्म है यानी जो यथार्थवाद का विचार है उसका साइंटिफिक एनालिसिस किया जाएगा, यानी कि वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाएगा। फ्रेंड्स, हैंस जे मॉर्गेनथॉ के क्लासिकल रियलिज्म की आलोचना करते हुए रॉबर्ट टकर जैसे विद्वान का कहना है कि यदि मॉर्गेनथॉ के सिद्धांत को ठीक मान लिया जाए तो इसका मतलब यह होगा कि किसी राज्य का कोई भी कार्य अनैतिक नहीं माना जा सकता। और साथ ही साथ हैंस जे मॉर्गेनथॉ के क्लासिकल रियलिज्म की यह भी कमी हमारे समक्ष उभर कर आती है कि हैंस जे मॉर्गेनथॉ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल संघर्ष का अध्ययन किया, जबकि वास्तविकता में आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग यानी कोऑपरेशन की भावना भी पाई जाती है। ओके, तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। शास्त्रीय यथार्थवादी विचारक हैंस जे मॉर्गेनथॉ कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष की राजनीति है। दैट इज, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द पॉलिटिक्स ऑफ पावर स्ट्रगल। और यह कहकर हैंस जे मॉर्गेनथॉ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में पाए जाने वाले सहयोग जैसे तत्वों की उपेक्षा कर देते हैं और शास्त्रीय यथार्थवाद में पाए जाने वाले इन्हीं कमियों और इन्हीं खामियों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में नव यथार्थवादी उपागम को विकसित किया जाता है। तो आइए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर नव यथार्थवाद सिद्धांत क्या है। सबसे पहले आप जानिए कि नव यथार्थवाद को संरचनात्मक यथार्थवाद यानी स्ट्रक्चरल रियलिज्म के नाम से भी जाना जाता है और इसके प्रतिपादक केनेथ वॉल्च हैं। और इनकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनमें फर्स्ट है थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 और सेकेंड है मैन द स्टेट एंड वॉर अ थ्योरेटिकल एनालिसिस 1959। और इन्हीं दो रचनाओं में वे अपनी स्ट्रक्चरल रियलिज्म यानी संरचनात्मक यथार्थवाद, जिसे आप नव यथार्थवाद के नाम से भी जानते हैं, इसके सिद्धांत को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। संरचनात्मक यथार्थवाद केनेथ वॉल्च द्वारा वर्ष 1970 के दशक में प्रतिपादित किया गया, जिसमें उन्होंने यथार्थवाद का विश्लेषण व्यवस्था सिद्धांत को मिलाकर किया है। दूसरे शब्दों में यथार्थवाद का विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय संरचना के आधार पर केनेथ वॉल्च करते हैं। केनेथ वॉल्च अंतर्राष्ट्रीय संरचना की प्रकृति को विश्लेषित करते हुए कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना अराजकतापूर्ण है, दैट मीन्स कि एनार्किकल है। इसका अभिप्राय यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र राज्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोई केंद्रीय या सर्वोच्च सत्ता नहीं है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर राष्ट्र राज्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए किसी भी प्रकार की सेंट्रल अथॉरिटी और किसी भी प्रकार की सुप्रीम अथॉरिटी का अभाव है। कोई ऐसा वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है जिसके द्वारा इन राष्ट्र राज्यों के व्यवहारों को नियंत्रित किया जा सके। इसीलिए केनेथ वॉल्च का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो संरचना है
वो अराजकतापूर्ण है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि केनेथ वॉल्ज की जो कल्पना है वो हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था के समान है। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था निरंतर संघर्ष की अवस्था थी और इस प्राकृतिक अवस्था में भी मानव व्यवहार को नियंत्रित करने की किसी केंद्रीय संस्था का अभाव था। केनेथ वॉल्ज का कहना है कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय संरचना अराजकतापूर्ण है, अतः सभी राज्यों को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होती है। अतः इसलिए प्रत्येक राज्य अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपने पावर को, अपनी शक्ति को अधिकतम करना चाहते हैं, मैक्सिमम करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि केनेथ वॉल्ज के द्वारा साइंटिफिक एनालिसिस किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हैंस जे मोर्गेनथाउ की भांति कुछ भी मान के नहीं चला जा रहा है। पहले केनेथ वॉल्ज वर्ल्ड स्ट्रक्चर को बताते हैं कि वर्ल्ड स्ट्रक्चर यानी विश्व की जो संरचना है, अंतर्राष्ट्रीय संरचना है, वो अराजकतापूर्ण है और इसलिए इस अराजकतापूर्ण संरचना के कारण ही प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक राज्य ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि प्रत्येक राष्ट्र अपने पावर को मैक्सिमम करने में लगे हुए हैं, क्योंकि जितनी अधिक पावर उनके पास होगी उनकी सुरक्षा उतनी ही अधिक सुनिश्चित होगी। ओके, अतः यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केनेथ वॉल्ज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष मानते हैं। चूंकि केनेथ वॉल्ज एक यथार्थवादी विचारक हैं, अतः उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित ही केंद्रीय होते हैं और इस राष्ट्रीय हित का जो केंद्रीय बिंदु है, जो मूलभूत बिंदु है, वो है राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि नेशनल सिक्योरिटी। दोस्तों, केनेथ वॉल्ज का मुख्य ध्यान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना की ओर था और केनेथ वॉल्ज इस संरचना के आधार पर ही राष्ट्र राज्यों के व्यवहार का विश्लेषण किया। केनेथ वॉल्ज के अनुसार चूंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की यह संरचना अराजकतापूर्ण है, इसीलिए सभी राज्यों को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होती है। सभी राज्यों को अपनी सुरक्षा का दायित्व स्वयं उनके हाथों में होती है, इसलिए अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए वे अधिक से अधिक शक्ति को अर्जित करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, चूंकि केनेथ वॉल्ज भी एक यथार्थवादी चिंतक हैं, अतः स्वाभाविक रूप में इस मान्यता को वे स्वीकार करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नैतिकता और विधि के बजाय राष्ट्रीय हितों से प्रेरित और संचालित होती है। लेकिन मोर्गेनथाउ की भांति उन्होंने शक्ति को साध्य और साधन नहीं माना, अपितु शक्ति को साधन और राष्ट्रीय हित को साध्य कहा है। और सबसे प्रमुख राष्ट्रीय हित क्या है? किसी राष्ट्र का सबसे प्रमुख राष्ट्रीय हित, सबसे मेन नेशनल इंटरेस्ट है नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करना, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना। और केनेथ वॉल्ज ने मानव स्वभाव के विश्लेषण के बजाय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण संरचनात्मक आधार पर किया है। अब हम सभी जानने का प्रयास करते हैं कि नव यथार्थवाद यानी न्यू रियलिज्म की बेसिक एजम्पशंस यानी इसकी मूल मान्यताएं क्या हैं। तो फर्स्ट है कि नव यथार्थवाद व्यवहारवादी क्रांति एवं व्यवस्था उपागम से प्रभावित है। सेकंड है कि नव यथार्थवाद यथार्थवाद का विश्लेषण वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक रूप में करता है। थर्ड है कि नव यथार्थवादियों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय संरचना के आधार पर किया है और इनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना कैसी है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना अराजकतापूर्ण होती है।
नव यथार्थवादियों के अनुसार राज्य की शक्ति कई तत्वों के मिलने से बनती है, जैसे कि सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति, सांस्कृतिक शक्ति। इसलिए शक्ति का अभिप्राय मूलतः सैन्य शक्ति से केवल नहीं है, जैसा कि क्लासिकल रियलिस्ट थिंकर्स ने माना था। नेक्स्ट है कि नव यथार्थवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राज्य का व्यवहार कार्यात्मक रूप में समान होता है, क्योंकि छोटे व बड़े दोनों राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी सुरक्षा के लिए शक्ति अर्जित करने के लिए कार्य करते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि प्रत्येक संप्रभु राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में समान कार्य करता है, लेकिन सभी राज्य कार्य की दृष्टि तो समान है, किंतु क्षमताओं की दृष्टि से भिन्न भिन्न है। कोई राष्ट्र अधिक शक्तिशाली है तो कोई राष्ट्र कम शक्तिशाली है, कोई राष्ट्र शक्तिशाली है तो कोई राष्ट्र कमजोर है। लेकिन सभी राष्ट्रों का सिर्फ एक ही कार्य है कि वे अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहते हैं, और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए वे शक्ति को मैक्सिमम करना चाहते हैं, शक्ति को अधिकतम करना चाहते हैं। आप यहां यह भी ध्यान में रखेंगे कि नव यथार्थवाद की मान्यताओं का खंडन नहीं करता है, बल्कि विश्लेषण के तरीके में केवल बदलाव करता है। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। दोस्तों, कंक्लूजन के तौर पर यह कहा जा सकता है कि नव यथार्थवादियों का यह कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जैसी संरचना होगी, जैसा स्ट्रक्चर होगा, वैसा ही व्यवहार राज्यों के द्वारा किया जाएगा। यानी कि स्ट्रक्चर डिटरमाइंस द बिहेवियर ऑफ स्टेट्स। अर्थात नव यथार्थवादियों का यह कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत अभिकर्ताओं का महत्व कम होता है, क्योंकि उनके व्यवहार का निर्धारण एक विशेष प्रकार की संरचना के द्वारा किया जाता है। एक राज्य कैसा व्यवहार करेगा यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, और इस वीडियो को अपने सारे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूजीसी नेट एग्जाम, पॉलिटिकल साइंस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी डिफेंसिव रियलिज्म और ऑफेंसिव रियलिज्म यानी कि रक्षात्मक यथार्थवाद और आक्रामक यथार्थवाद के बीच डिफरेंस को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।